हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में एमसीक्यू क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे हमने इस एक वीडियो में कवर किए हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, तो आपको समझ में आएगा किस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आते हैं। इससे पहले हमने ये 5 वीडियो बना रखे हैं जिसमें आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनका सॉल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएगा। इन दोनों बुक की हमने पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इन वीडियो में रिवीजन करा रखी है, तो ये दोनों वीडियो भी आप देख लेना। और जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे इन दोनों वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे दोनों बुक के। ठीक है, तो ये पांचों वीडियो आप जरूर देख लेना, इससे आपको पेपर में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जो क्लास 12th एसपी न्यू ग्रुप नाम से है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, यूजर आईडी एकलव्य स्टडी पॉइंट। कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जो आपकी बुक है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय, इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसके अंदर बनता है, विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत किसी राष्ट्र के केंद्रीय बैंक व सरकार को विदेशी मुद्रा दर के निर्धारण में हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं होता। तो कौन सी ऐसी विनिमय दर प्रणाली होती है जिसमें किसी भी देश का केंद्रीय बैंक वो सरकार हस्तक्षेप नहीं करती बल्कि मांग और आपूर्ति तय करती है कि विनिमय दर प्रणाली क्या रहेगी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तिरती। ठीक है, जो फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली होती है उसके अंदर जो देखते हैं आप, मांग और आपूर्ति तय करती है विनिमय दर क्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष समय बिंदु पर भुगतान के उद्देश्य से जनता द्वारा रखी गई हुई जो मुद्रा होती है, अगर उसकी कुल मात्रा को हम जोड़ लें तो वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपकी मुद्रा की आपूर्ति। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। जैसे कथन ए दे रखा है, किसी द्विक्षेत्रक अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से अधिक हो सकता है। सेकंड है, किसी द्विक्षेत्रक अर्थव्यवस्था में विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय शून्य होती है। ठीक है, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं भाई देखिए, किसी भी द्विक्षेत्रक जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें कभी भी जो आपका जीडीपी होता है वो हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, जीएनपी ज्यादा नहीं होता बल्कि जीडीपी ज्यादा होता है, तो ये गलत है। ठीक है, हाँ ये हो सकता है भाई, दो क्षेत्र अर्थव्यवस्थाओं में जो विदेशों से प्राप्त निवल आय होती है वो शून्य होती है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका कथन ए असत्य है और कथन दो जो है वो सत्य है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के कारण किसी राष्ट्र के भुगतान संतुलन में व्यापार अधिशेष अन्य सभी कारक समान रहने पर उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो किसकी बात करी जा रही है भाई? व्यापार अधिशेष की। तो व्यापार अधिशेष में आप देखते हैं निर्यात ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए दे रखा है ऑप्शन, जापान को कॉफी के निर्यात में वृद्धि। ठीक है, अगर जापान को कॉफी के निर्यात में वृद्धि हो जाती है तो उसका भुगतान संतुलन अधिशेष जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना, मतलब सही रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक आरक्षित अनुपात को 10 से बढ़ाकर 25% कर देता है और अगर प्रारंभिक जमा जो थी वो 1000 करोड़ पर स्थित थी, तो मुद्रा सृजन की कुल राशि करोड़ में कितनी बढ़ जाएगी? ठीक है, तो कितनी बढ़ेगी? तो देखिए 0 अगर आप 25% को कन्वर्ट करते हैं, परसेंट हटाते हैं, तो आपका हो जाएगा 0.25%। ठीक है, तो अगर आप मल्टीप्लायर निकालेंगे 1 में 0.25, तो कितना हो जाएगा? ये 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रारंभिक जगह अगर आपकी 1000 थी, ठीक है, और 4 गुना आपको बढ़ाना है तो कितना हो जाएगा? ये 4000 हो जाएगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहचान कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपभोग और प्राज्य आपके बीच आनुपातिक संबंध को जो है वो दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी इक्वल टू औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी। ठीक है, तो ये जो आपका उपभोग और प्रज आय के बीच अनुपातिक संबंध को दर्शाता है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में आय के लाभ, ठीक है ना, अलाप या ब्रेक इवन स्तर का निर्धारण किस पर किया जाता है? तो कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शन में कुछ विकल्प है, तो इसके आधार पर आपको आंसर देना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी जो होती है वो सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस के बराबर हो सकती है, आय उपभोग के बराबर हो सकता है, क्या बचत जीरो हो सकती है, औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी और औसत बचत प्रवृत्ति एपीएस, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? ठीक है, तो देखिए दूसरी चीज तो बिल्कुल सही है। ठीक है ना, आय हमेशा उपभोग के बराबर हो सकती है, यानी जितनी आपकी आय है उपभोग के बराबर बिल्कुल हो सकती है, और जब आय उपभोग के बराबर होती है तो आपकी बचत जो होती है वो जीरो हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कह सकते हैं कि सी सही होगा। ठीक है ना, दूसरा और तीसरा, तो ये बिल्कुल सही चीज है। ठीक है ना, ये जो होती है संतुलन बिंदु पर होती है, तो ये किसी भी अर्थव्यवस्था में जो संतुलन बिंदु होता है वो तब होता है जब आय उपभोग के बराबर होती है और उसी टाइम आप देखेंगे बचत जो होती है वो जीरो हो जाती है, तो इसका आंसर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन खाता शेष पर वित्तीय दावों में निवल परिवर्तन को दर्शाया जाता है किस रूप में? तो पूंजी के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, इसका आंसर पूंजी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था के लिए ज्ञात कीजिए कि औसत बचत प्रवृत्ति जो दे रखी है आपको, एपीएस दे रखा है 0.4, इनकम देख रखी है आपको 1000 करोड़, ठीक है, और उसके बाद स्वैत उपभोग आपको दे रखा है 10 करोड़। तो निवेश गुणांक का जो है आपको मूल्य क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। तो देखिए एपीएस आपकी 0.4 है, ठीक है, यानी एपीएस जो हमारा होता है वो किसके बराबर होता है, सेविंग अपोन में इनकम के बराबर होता है। अब एपीएस हमें दे रखा है 0.4, ठीक है, सेविंग जो है वो हमें दे नहीं रखी है, इनकम जो है हमें दे रखी है कितनी, हमारी 10 करोड़ की, ठीक है। तो अगर हम सेविंग निकालते हैं तो कितनी हो जाएगी हमारी, 0.4 इंटू में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 करोड़ से, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी आपकी, तो ये आपकी हो जाएगी 40 करोड़, ठीक है, तो ये होगी आपकी 40 करोड़। अब निकालेंगे हम इसमें एमपीएस, ठीक है। तो एमपीएस तो एस वाई अपोन में वाई हो जाएगा आपका, यानी 40 अपोन में हो जाएगा आपका 100, ठीक है। अब इसको अगर आप इससे डिवाइड करते हैं तो 0.4, ठीक है। अब देखिए, अब आपको निकालना क्या था, मल्टीप्लायर, तो अब आप मल्टीप्लायर का फॉर्मूला इसमें आसानी से लगा सकते हैं। तो 1 अपोन में क्या हो जाएगा आपका 0.4, ठीक है, इसको आप इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, अगर आप करते हैं तो 0.25 के आसपास आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं दुगना, ठीक है। तो निवेश गुणांक कितना हो जाएगा आपका, दुगना हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित कथनों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद इसके आंसर देने हैं आपको, ठीक है। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति यानी एपीसी कुल उपभोग में दिए गए परिवर्तन के संबंध के कुल आय में परिवर्तन को दर्शाती है। तो औसत प्रवृत्ति जो होती है कंजप्शन, वो किसको दर्शाती है, कुल आय में परिवर्तन को दर्शाती है, नहीं, कुल उपभोग में परिवर्तन को दर्शाती है। तो इसका मतलब यहीं पे आपका गलत हो गया। जब आय में परिवर्तन होता है तो उपभोग में परिवर्तन कभी भी आय में परिवर्तन से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है, ये बिल्कुल बात है भाई। आय में आपका जितना परिवर्तन होता है उसी के हिसाब से आपकी आप देखेंगे जो आपका उपभोग होता है उसमें भी परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कथन एक असत्य है और कथन दो जो है आपका वो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए और कारण आर, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प, तो वही अभिकथन दे रखा है और कारण दे रखा है। तो आपको बताना है भाई अभिकथन और कारण दोनों एक दूसरे से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो देखिए पूर्ण रोजगार स्थिति से तात्पर्य अनैच्छिक बेरोजगारी की अनुपस्थिति से होता है, तो बिल्कुल बात है भाई, सही है कि पूर्ण रोजगार जब होगा तो अनैच्छिक बेरोजगारी अनुपस्थित होगी उसके अंदर, ठीक है। और पूर्ण रोजगार की स्थिति में कभी भी इच्छुक व सक्षम व्यक्तियों को प्रचलित मजदूरी दर पर रोजगार प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये दोनों बिल्कुल सही हैं और बिल्कुल ये देखिए अभिकथन जो है वो कारण की व्याख्या भी बिल्कुल सही कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनांक 9 जून 2023 के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़े के अनुसार एक माह की अवधि में 9 मई 9 जून 2023 में विदेशी संस्थागत निवेशक एफएफआई द्वारा 309 करोड़ की शुद्ध बिक्री की गई थी, ठीक है। तो देखिए शुद्ध बिक्री की गई है, तो उपरोक्त लेन देन भारत के भुगतान संतुलन के जाएगा, खात कौन से पक्ष में जाएगा ये खाते के, तो देखिए ये जो होता है यानी जो हमारा पोर्टफोलियो निवेश होता है वो आपका पूंजीगत खाते में जाता है, डेबिट होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पूंजीगत डेबिट, ठीक है। तो ये क्या है, पोर्टफोलियो निवेश है और ये पूंजीगत खाते में आएगा, पूंजीगत खाते में डेबिट होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की असत्य विशेषज्ञ विशेषताओं की पहचान कीजिए, ठीक है। तो इसमें से कौन सा जो है आप देख रहे हैं गलत है। तो इसे समय एक बिंदु पर मापा जाता है, ये तो सही है, ठीक है ना। जितना भी करेंसी होती है एक देश के निवासियों की और बैंक में जो जमाएं होती है उनको प्लस कर दिया जाता है एक समय बिंदु पर, ठीक है। इसमें सरकार के पास रखे गए धन भंडार से संबंधित नहीं किया जाता है, सही बात है भाई, जो सरकार के पास होता है, ठीक है ना, उसको शामिल नहीं किया, जो आरबीआई के पास होता है उसको शामिल नहीं किया जाता है। यह सदैव राष्ट्र के केंद्रीय बैंक के पास रखी मुद्रा होती है, तो ये गलत है, ठीक है ना। जो केंद्रीय बैंक की मुद्रा होती है उसको जो है नहीं शामिल किया जाता, ठीक है। तो ये जो है आपका तीसरा जो देख रहे हैं, तो ये केवल ये जो वाला जो है ये सही नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये जो केंद्रीय बैंक की बात कर रहा है ना, के पास मुद्रा रखी जाती है, तो ये गलत चीज है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तीसरा जो होगा आपका वो सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, किन्स के अनुसार घरेलू क्षेत्र द्वारा किया गया कुल उपभोग व्यय किसका संयोजन होता है, तो ये जो होता है स्वैत उपभोग और प्रेरित उपभोग का संयोजन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्त आंकड़ों की पहचान कीजिए व सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें जमा जो आप देख रहे हैं, जमा जो हुई है वो 5,000 हुई है। और आप देखेंगे ऋण यानी जो ऋण के रूप में पैसा दिया गया है वो 4,000 दिया गया। तो आरक्षित अनुपात क्या होगा,
तो भाई अगर हम 5,000 का 20% निकाले तो 5,000 का अगर आप 20% निकालते हैं, 20% कितना होगा, ठीक है इतना हो जाएगा। तो आप 5,000 का अगर 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका हो जाएगा 1,000, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 1,000 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए 4,000 है, 4,000 का 80% अगर आप निकालते हैं तो कितना हो जाता है, तो 4,000 का अगर आप 80% यानी 0.8 निकालेंगे तो कितना होगा 32, ठीक है। तो 3,200 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो इसका आपका कितना आ जाएगा 3,200, ठीक है। इसका कितना था 1,000 था, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि भाई टोटल कितना हो जाएगा, ठीक है। तो अब टोटल निकालना है तो कितना आरक्षित अनुपात है, तो मल्टीप्लायर कितना हुआ है, तो 1 बाय जो होता है वो रिजर्व रेशो के हिसाब से निकाला जाता है। तो कितना कितना हो जाएगा 0.2 अपॉन में, सॉरी 1/0.2, ठीक है। इसको इसे डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, आपका आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो के आपका 5 आ गया। तो आपकी जो प्रारंभिक जमा कितनी थी, प्रारंभिक जमा जो थी वो आपकी थी 5,000, ठीक है। तो अब इस टाइम कितनी हो जाएगी वो टोटल 25,000 हो जाएगी ना, 25,000, ठीक है। अब 25,000 थी, ठीक है, और 25,000 में आप देखिए 5,000 ये आपको निकालना पड़ेगा ना, यानी अगर आप कहेंगे टोटल कितना बढ़ा, टोटल मल्टीप्लायर कितना हुआ इस 5,000 का, इस 5,000 का टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टोटल आपका हो जाएगा, अगर आप देखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा 25,000 हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर हो जाएगा आपका 25,000, ठीक है। टोटल 25,000 है, तो 25,000 में से आप क्या करेंगे 5,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 20,000, ठीक है। तो इस तरह से आप भर सकते हो, यानी इसका आंसर पहला क्या था आपका 1,000, दूसरा क्या आया था आपका, दूसरा आप देख रहे थे यहाँ पर आया था आपका 3,200, ठीक है। तो ये 3,200 हो गया। फिर तीसरा आपका 25,000 है, 25,000 है, और अंतिम आपका यहाँ पर आया है 20,000, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन बीओपी में अधिशेष का तात्पर्य की अधिकता से क्या है, ठीक है। तो देखिए जो भुगतान शेष होता है, जो भुगतान संतुलन की बात करती है उसमें जो अधिशेष बचता है वो होता है आपका स्वैत भुगतान पर स्वैत जो प्राप्तियां होती है उन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक काल्पनिक अर्थव्यवस्था का व्यापार संतुलन जो है वो 500 करोड़ का अनुकूल संतुलन दर्शाता है। माल निर्यात का मूल्य अगर 1,200 करोड़ है, वह हस्तांतरण भुगतान जो है वो 400 करोड़ का है, तो वाणिज्य आयात का मूल्य कितने करोड़ होगा, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो देखिए जो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड किससे मिलकर बनता है आपका, जब आप एक्सपोर्ट माइनस करते हैं किससे, इंपोर्ट से, ठीक है। तो आपका आता है, तो आपका क्या दिखा रहा है, जो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ठीक है, वो कितना दिखा रहा है, वो आपका 500 करोड़ दिखा रहा है, ठीक है। और आपने जो एक्सपोर्ट किया है वो कितना किया है, एक्सपोर्ट जो है आपका 1,200 करोड़ का है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, इंपोर्ट बताना है, ठीक है। तो इंपोर्ट कितना हो जाएगा आपका, तो आप क्या करेंगे 1,200 में से माइनस कर देंगे कितना 500 करोड़, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका 7, ठीक है, 700 करोड़ जो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक है। और वही कथन दो दे रखे हैं, दो कथन में से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बताना है। तो कथन एक है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में आय के स्तर में वृद्धि होती है तो यह उपभोग के स्तर एसी में भी सदैव आनुपातिक रूप से वृद्धि को दिखाता है। यानी किसी अर्थव्यवस्था में आय में अगर वृद्धि हो रही है तो क्या उपभोग के स्तर में भी सदैव अनुपातिक रूप से ही वृद्धि होगी, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कह सकते भाई कि जितना आपकी इनकम में वृद्धि हो रही है आप उतनी कंजप्शन में वृद्धि करेंगे, कई बार इनकम ज्यादा होती है कंजप्शन कम होती है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी व सीमांत बचत प्रवृत्ति सदैव एक दूसरे के बराबर होती है, नहीं ये दूसरे के बराबर नहीं होती, इन दोनों को मिला के एक कहा जा सकता है, एक हो जाता है, लेकिन इन दोनों के बराबर हो कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपकी जो बचत होती है वो कभी भी सेविंग के बराबर नहीं हो पाती। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि भाई दोनों चीजें जो है वो गलत बताई गई हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें ही जो है वो क्या है, गलत है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही समीकरण की पहचान कीजिए, ठीक है। तो इसमें सही समीकरण कौन सा है, तो जीडीपी मार्केट प्राइस बराबर एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में अगर हम मूल्य ह्रास प्लस करेंगे तो क्या जीडीपी मार्केट प्राइस बन जाएगा, गलत है, ठीक है। और अगर हम एनडीपी फैक्टर कॉस्ट में एनएनपी अगर हमें एनडीपी फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो आप एनएनपी फैक्टर कॉस्ट में अगर आप शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्लस कर दें तो क्या वो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा, नहीं बन सकता। हाँ अगर आप जीएनपी हो गया आपका, तो जीएनपी मार्केट प्राइस निकालना है, आप जीडीपी मार्केट प्राइस में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक जो आय है, साधन आय है, उसको आप प्लस कर दें तो आपका जो है जीएनपी मार्केट प्राइस बन जाएगा, ठीक है। विदेशों से शुद्ध, हाँ तो ये क्या था हमारा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट था और ये
डोमेस्टिक से हम नेशनल पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को जोड़ देते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सी आंसर जो सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आधिकारिक संरचना जैसे रेलवे, डाक, तार आदि का विकास किया गया था। यानी जब औपनिवेशिक शासन था, क्या उस समय आप देख रहे थे कि भारत के अंदर रेलवे, डाक और तार आई थी? बिल्कुल सही है। तो ये किसकी नीति थी? ब्रिटिश की नीति थी। भारत में सबसे पहले ये ब्रिटिश ही लेकर आए थे। भारत में आधिकारिक संरचना के विकास के पीछे वास्तविक उद्देश्य ब्रिटिश हितों को सुदृढ़ करना था। ठीक है, यानी ब्रिटिश को जो है वो इसलिए सारी चीजें सोच रहे थे कि भाई ताकि हम जो है आसानी से यहाँ पर शासन चला सके। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। तो आप कह सकते हैं कथन एक और दो दोनों जो है बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, अभिकथन और कारण है तो, और देखना है भाई अभिकथन कारण सही है या नहीं है। तो सबसे पहला इसके अंदर आपको दे रखा है कि विश्व व्यापार संगठन से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सदस्य राष्ट्रों द्वारा लगाए गए एक तरफा तथा मनमाने प्रतिबंधों से बचाने के लिए नियम आधारित व्यापारिक व्यवस्था स्थापित करें। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ का ये काम है, बिल्कुल सही। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ विश्व उत्पादन में वृद्धि करना व वैश्विक संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये भी सही है। देखिए ये सारी जो चीजें हैं वो इसी के अंदर तो आ रही है। विश्व व्यापार संगठन ने जो नीतियां बनाई हैं उसके अंतर्गत ही ये सारी नीतियां आती हैं। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं भाई दोनों चीजें सही हैं, और एक दूसरे की जो अभिकथन है वो कारण की जो है व्याख्या भी बिल्कुल सही कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन का सेम है, अभिकथन और कारण का आंसर देना है। तो चीन ने अपने नागरिकों के लिए अतिरिक्त सामाजिक व आर्थिक अवसर उत्पन्न करने के लिए बाजार तंत्र का उपयोग किया। ठीक है, तो देखिए ये सही बात है कि चीन ने भाई अपने नागरिकों को अतिरिक्त सामाजिक और आर्थिक विकास करते इसके लिए बाजार तंत्र की व्यवस्था करी थी ताकि भाई वो आर्थिक विकास कर सके। दूसरा, सरकार द्वारा सामाजिक आधारित संरचना के निर्माण ने चीन मानव विकास संकेतों में सकारात्मक परिणाम किए हैं। ठीक है, तो ये भी चीज सही है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे। ठीक है तो दोनों सही, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा अभिकथन ए, कारण आर दोनों सत्य, लेकिन कारण आर अभिकथन ए की व्याख्या जो है वो नहीं कर रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से विनियमित कृषि बाजार के असत्य उद्देश्यों की पहचान की। यानी इसमें से कौन सा जो बात कही गई है वो सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए कृषकों को उनके उत्पाद का सर्वोत्तम मूल्य दिलवाने के लिए विपणन प्रणाली को कुशल व प्रभावी बनाना। तो कृषकों को उनके उत्पादकों को सर्वोत्तम मूल्य दिलवाने के लिए तो विपणन प्रणाली जो होती है वो व्यवस्था है, वो विनियमित कृषि बाजार में असत्य नहीं, ये तो सत्य चीज है ना भाई, इसीलिए तो बनाई गई थी विपणन प्रणालियां, ताकि उनको जो उत्पादन कर रहे हैं किसान उनको उनका मुनाबिज जो भी उनका मुनासिब पैसा है वो उनको मिल जाए, उनका हक मिल जाए, उनका जो जितना उन्होंने पैसा लगाया उत्पादन में वो मिल जाए। तो ये बिल्कुल सही चीज है। ठीक है, इसको हम गलत तो नहीं कह सकते, तो सही चीज है। कृषकों के लिए विपणन बुनियादी ढांचों में सुधार को हतोत्साहित करना, तो हतोत्साहित नहीं करना था भाई, प्रोत्साहित करना था। ठीक है, तो इसको हम नहीं लेंगे, ये हमारा जो है कह सकते हैं ये गलत है। ठीक है, यानी ये गलत है, ये चीज सही थी ये गलत है। ठीक है, यानी ये पहला आंसर जो हो जाएगा इसमें आपका ए हो जाएगा। ठीक है, कृषकों का शोषण रोकना था। ठीक है ना, तो कृषकों का जो था वो शोषण रोकना था, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और कृषकों को उनकी उपज की गुणवत्ता मात्रा में सुधार करने के लिए हतोत्साहित करना नहीं, हतोत्साहित नहीं प्रोत्साहित करना। तो इसका मतलब ये दो चीजें जो है वो गलत है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा था असत्य कौन से हैं, तो ये दोनों आप देख रहे हैं जो असत्य है, यानी दूसरा और चौथा जो है इसके अंदर असत्य। तो इसका आंसर आप देखेंगे कौन सा दिख रहा है आपको, डी। ठीक है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत व पाकिस्तान में क्रमशः डैश व डैश वर्षों में आर्थिक सुधार लागू किए गए थे। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान में कब आर्थिक सुधार हुए हैं, तो आप देखेंगे वो सी। ठीक है, 1991 और 1988 में जो शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को देखिए, इसमें भी कथन दे रखे हैं, दो कथन है, इन दोनों कथनों में हमें देखना है कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन एनएसओ ने बेरोजगारी को इस प्रकार परिभाषित किया है कि यह वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति काम के अभाव के कारण बिना काम के रह जाते हैं, लेकिन वे संभावित नियोक्ताओं से काम की तलाश कर रहे हैं। वे काम और परिश्रम की मौजूदा स्थिति के तहत काम करने की इच्छा उपलब्धता को जो है वो व्यक्त करते हैं। तो सही बात है भाई, सर्वेक्षण ये तो कहता है हर एक बेरोजगार आदमी काम करना चाहता है और उन नियोक्ताओं से कोशिश करता है कि भाई उन्हें काम मिल सके। ठीक है, और वो हर एक परिश्रम करने के लिए भी तैयार रहता है। ठीक है, ये चीज तो बिल्कुल सही है। ठीक है, भारत जैसे अत्यधिक आबादी वाले राष्ट्र में प्रचंड बेरोजगारी आमतौर पर बड़ी समस्या है। हाँ ये भी है भाई, भारत एक बड़ा देश है, ज्यादा जनसंख्या है, तो प्रचंड बेरोजगारी आपको देखने को मिलती ही है। ठीक है, तो दोनों कथन जो आपको सत्य दिख रहे हैं तो ये दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहचान कीजिए कि निम्नलिखित में से
कौन सा जो है G20 का सदस्य देश नहीं है? ठीक है, तो इसमें से आप देखेंगे बांग्लादेश जो है वो G20 का सदस्य देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1970 के दशक में पाकिस्तान ने अपने डैश उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो पूंजीगत वस्तुओं से संबंधित जो भी उद्योग था उनका आप देखेंगे राष्ट्रीयकरण किया गया था पाकिस्तान के द्वारा 1970 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन और कारण है और विकल्पों के सही उत्तर को आपको देना है इसमें। तो अभिकथन ए क्या है? परमिट लाइसेंस राज्य के अत्यधिक विनिमय ने कुछ निजी फर्मों को प्रतिस्पर्धा होने से रोक दिया था। सही बात है भाई, लाइसेंसिंग व्यवस्था लगाई गई थी जिससे विनिमय जो था वो अत्यधिक नहीं हो पाया था निजी बैंकों का। तो निजी क्षेत्र ने उत्पादन गुणवत्ता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में सुधार के बजाय लाइसेंस प्राप्त करने में बड़ी राशि बर्बाद की। ठीक है, यानी उनको भाई उस टाइम आप देखेंगे लाइसेंस में काफी भ्रष्टाचार था, तो लेने के लिए उन्हें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे। तो इस वजह से वो प्रतिस्पर्धा नहीं दे पाए थे अंतर्राष्ट्रीय जो भी गुणवत्ता थी उसको। तो सही, ये दोनों चीजें आप देख रहे हैं सही है, यानी अभिकथन ए और कारण दो सत्य है और अभिकथन ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वृद्धि से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में है। तो अर्थव्यवस्था में किन चीजों में वृद्धि होती है? वस्तुओं व सेवाओं के प्रवाह में जो है वृद्धि होती है इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कर एक वैधानिक अनिवार्य भुगतान है। ठीक है, सही बात है भाई, कर तो देना ही पड़ता है एक देश के अंदर लोगों को, व्यक्तियों को। प्रत्यक्ष कर सरकार के लिए पूंजीगत प्राप्ति होती है, तो ये गलत है। ठीक है, तो कर तो भुगतान अनिवार्य है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते प्रत्यक्ष कर जो होता है वो पूंजीगत प्राप्ति होती है, वो राजस्व प्राप्ति होती है। ठीक है, इसका मतलब आंसर हो जाएगा कथन ए सत्य है और जो कथन दो है वो असत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन घाटे का आधिक्य क्या है? तो जो आपका भुगतान संतुलन होता है वो स्वैत प्राप्तियों पर स्वैत भुगतान से होता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। केंद्रीय बैंक द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही संभव है। विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय मुद्रा के मूल्य में गिरावट के कारण भारतीय रिजर्व ने भारतीय मुद्रा के क्रय करने का निर्णय लिया। तो ये कौन सी भाई विनिमय प्रणाली में होता है? तो ये आप देखेंगे जो आपकी प्रबंधित तीर्थी विनिमय दर प्रणाली होती है उसके अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए और कारण आर दोनों नीचे दिए गए हैं, सही विकल्प चुनिए। तो ऋण वसूली सरकार के लिए एक राजस्व प्राप्ति है। ठीक है, नहीं गलत, राजस्व प्राप्ति नहीं होती, पूंजीगत प्राप्ति होती है, क्योंकि गवर्नमेंट पहले पैसा देती है उसके बाद लोन वसूलती है। तो ऋण वसूली से सरकार वित्तीय परिसंपत्तियों में कमी आती है, तो ये सही है। ठीक है, क्योंकि उसने कुछ पैसा दिया है उसके बाद उनको जो है ऋण मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें परिसंपत्तियों में कमी आती है, तो इसका मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा। अभिकथन ए जो असत्य है, लेकिन कारण आर जो है वो आपको बिल्कुल सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक राष्ट्र में 600 करोड़ की वस्तुओं का निर्यात करा जाता है और 450 करोड़ की वस्तुओं का आयात, तो उस राष्ट्र को व्यापार शेष के मूल्य में क्या होगा? ठीक है, तो इसमें मैं आप कह सकते हैं भाई, देखिए आप अगर देखें तो वस्तुओं का जो निर्यात कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं? 600 करोड़ का, और वहीं जब आयात कर रहे हैं वो कितना? 450 करोड़ का। ठीक है, यानी 150 करोड़ देख रहे हैं आपके पास अधिशेष बच रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 150 करोड़ का अधिशेष। विदेशों से प्राप्त अर्थव्यवस्था को प्रेषण भुगतान संतुलन के खाते में किस पक्ष में शामिल किया जाता है? तो ये जो होता है आपका होता है चालू और क्रेडिट खाते में जो है इसको हम अंकित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा कर जिसका भार दूसरों पर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता आमतौर पर लगाया जाता है। ठीक है, किन चीजों पर लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है ज्यादातर आय पर। ठीक है ना, आय पे लगने वाला, यानी डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट आपसे यहाँ पर टैक्स वसूलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में अंतराल ई एफ क्या प्रदर्शित कर रहा है? ठीक है, तो ई एफ में आप देखेंगे भाई कि पहले आप देखेंगे कि मांग जो थी वो ये थी। ठीक है, लेकिन अब मांग घट के यहाँ पर आ गई, तो इसके बीच का जो अंतराल होता है उसे हम कहते हैं अस्वीकृति अंतराल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में वास्तविक समग्र मांग पूर्ण रोजगार स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक मांग से कम हो, तो ऐसी स्थिति को अभी हमने पढ़ा क्या कहते हैं? अस्वीकृति अंतराल। ठीक है, के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र बैंक के द्वारा ठीक है क्या किया जाता है? नगद आरक्षित अनुपात को कम किया जाता है। ठीक है, ताकि क्या किया जा सके भाई, ज्यादा से ज्यादा मनी को जो है मार्केट में लाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत उपभोग प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है? जो उपभोग व आय के अनुपात से होती है उसे हम क्या कहते हैं? औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। प्रतिशत बचत नियोजित बचत के मूल्य को दर्शाती है। सही बात है, ठीक है, दर्शाती है। बचत प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय आय के स्तर से संबंधित होता है, ये भी सही बात है। ठीक है, यानी दोनों चीजें सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 के आर्थिक सुधारों ने सभी क्षेत्रों के लिए एक साथ विकास पथ का निर्माण किया था। नहीं, सभी एक साथ नहीं। सबसे पहले आप देखेंगे
कि जितने भी क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में आप देखेंगे सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्रों पर जो है ज्यादा ध्यान दिया गया था। ठीक है, तो ये चीज तो हमें गलत दिख रही है। 1991 के आर्थिक सुधारों ने कृषि क्षेत्र में तीव्र वृद्धि द्वारा सुनिश्चित कर, नहीं, कृषि पर तो ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं गया, तो इसका मतलब दोनों कथन आप देख रहे हैं जो असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें श्रमिक अपने स्वयं के संसाधनों द्वारा जीवकोपार्जन करते हैं उसे रोजगार के रूप में जाना जाता है, तो वो आपका होता है स्वरोजगार। ठीक है, इसे स्वरोजगार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक जमा आम जनता द्वारा वाणिज्य बैंकों के पास नगद जमा होती है। ठीक है, कथन एक है, और इसी में कथन दो कह रहा है कि वाणिज्य बैंक द्वारा आम जनता को प्रदान किए गए ऋण के कारण उत्पन्न जमा को द्वितीय जमा कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें सही हैं। ठीक है, प्राथमिक जगह आम जनता द्वारा वाणिज्य बैंकों में जमा की जाती है, और द्वितीय वही होती है जो भाई हम लोन के रूप में लेते हैं। ठीक है, और वो जमा की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीय जमा कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय व साधन लागत पर राष्ट्रीय आय का अंतर क्या होता है, तो ये शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। वह दर जिस पर वाणिज्य बैंक अपनी दीर्घकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो वो होता है बैंक दर। तो बैंक दर पर जो वाणिज्य बैंकों को अ, जो भी हमारा आरबीआई है या भारतीय रिजर्व बैंक है वो उनको ऋण देता है, तो किस दर पर देता है, बैंक दर पर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कथन है, किसी राष्ट्र द्वारा अपने भुगतान संतुलन के घाटे को वित्त पोषित करने के लिए विश्व बैंक से प्राप्त ऋण पूंजी खाते में दर्ज किए जाते हैं। सही बात है भाई, पूंजीगत खाते में जाते हैं। स्वत लेन देन भुगतान संतुलन खाते के दशा से स्वतंत्र होते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। ठीक है, यानी दोनों सही है। ठीक है, तो ये दोनों कथन आप देख रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक ने हिसार शहरी बैंक लिमिटेड तथा अंडमान निकोबार राज्य सरकारी बैंक लिमिटेड पर बैंकिंग नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया है। ठीक है, तो ये कौन सा काम दिखाता है रिजर्व बैंक का, तो ये दिखाता है भाई कि जो रिजर्व बैंक है वो बैंकों का बैंक है। ठीक है, वो जो कहेगा, जो नियम बनाएगा उसी के हिसाब से काम करना पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी निवेश गुणांक का मूल्य 4 तथा अबचत जो है वो -60 है तो निम्नलिखित में से सही बचत फलन की पहचान कीजिए। ठीक है, तो देखिए के आपका क्या होता है, के आपका होता है 1/1 माइनस एम पी सी। ठीक है, तो गुणांक आपको दे रखा है। ठीक है, और एमपीसी जो है वो आपको नहीं, एमपीसी जो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है, एमपीसी आपको नहीं दे रखा लेकिन गुणांक दे रखा है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, आपको एमपीसी निकालना पड़ेगा, तो 1 माइनस एमपीसी, तो गुणांक जो है आपका 4 है, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, तो 4 1 - ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका 1। ठीक है, तो ये होगा आपका 1 - एम पी सी। ठीक है, इसमें यहाँ रखते हैं और इसको नीचे लेके जाते हैं 4। ठीक है, अब इसको हम अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 0.75। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0.75, तो 1 हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, माइनस में एम पी सी और यहाँ पर आपका बचा 0.75। ठीक है, तो अब एमपीसी निकाल लेते हैं, तो एमपीसी आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 0.75 माइनस का यहाँ पे आके 1 का हो जाएगा। ठीक है, तो एमपीसी आपका आ जाएगा 0.25। ठीक है, तो ये आपका एमपीसी आ गया, तो माइनस माइनस काट देते हैं, तो आपका एमपीसी जो है वो है 0.25। ठीक है, तो 0.25 हो गया, और आपका आप देख रहे हैं जो अबचत थी वो कितनी थी, 60 थी, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये, ठीक है, ये वाला ए वाला 0.25 है, ये वाला आपका आंसर जो होगा वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए उपभोग फलन सी और दो इक्वल टू 205 प्लस 0.9 के लिए निवेश गुणांक लिखना है। ठीक है, तो निवेश गुणांक का फॉर्मूला आपको पता ही है भाई, क्या होता है, के इक्वल टू होता है 1/1 माइनस एम पी सी। ठीक है, तो ये के हो जाएगा आपका, और 1/1 माइनस एम पी सी आपको दे ही रखा है, कितना है, 0.9 है। ठीक है, तो k इक्वल टू 1 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.1 आ जाएगा। अब इसको इससे आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी 10 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, अभिकथन एवं कारण नीचे दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनना है। तो अभिकथन क्या है, आय के सम स्तर बिंदु ब्रेक इवन लेवल पर पहुंचने से पहले औसत उपभोग प्रवृत्ति का इकाई मूल्य इकाई से अधिक होता है। हाँ ठीक है भाई, कई बार ऐसा होता है ना, जब आपकी इनकम उतनी ज्यादा नहीं होती लेकिन कंजप्शन आप ज्यादा कर रहे होते हैं, तो ब्रेक इवन पहुंचने से पहले आप देखेंगे कंजप्शन कई बार ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये सही है। औसत उपभोग प्रवृत्ति कुल उपभोग व कुल आय के अनुपात होता है। ठीक है, ये भी सही है।
तो इसका मतलब देखिए ये दोनों सही है लेकिन एक दूसरे से अलग है, ठीक है, एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक राष्ट्र का व्यापार संतुलन 50,000 करोड़ का घाटा दर्शाता है, ठीक है, तो यानी अगर आप देख रहे हैं जो बैलेंस ट्रेड है वो क्या दिखा रहा है आपको, घाटा दिखा रहा है, ठीक है, यानी ट्रेड बैलेंस जो है आपका वो है माइनस का 50,000, ठीक है। और वही कह रहा है कि जो दृश्य वस्तुओं का आयात है दृश्य वस्तुओं के निर्यात से 5 गुना है, ठीक है, यानी कह रहा है भाई आपका जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, वो कितना है एक्स है, और जो इंपोर्ट है वो कितना कह रहा है भाई 5x है, ठीक है, इंपोर्ट आप 5x कर रहे हैं, तो बताइए भाई कि आपका जो है दृश्य वस्तुओं के निर्यात का मूल्य कितने करोड़ होगा, ठीक है। तो ट्रेड बैलेंस क्या होता है आपका, ट्रेड बैलेंस आपका होता है एक्सपोर्ट में से आप क्या करते हैं इंपोर्ट को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ट्रेड बैलेंस तो आपका पहले से ही देख रहे हैं 50,000 जो है वो घाटे में दिख रहा है करोड़, और एक्सपोर्ट जो है आपका एक्स है, और ये आपने कहा था भाई ये इसके 5 गुना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 50,000 और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का 4, ठीक है, तो इसको इससे काट देते हैं, तो आपका कितना आ जाएगा इम्पोर्ट, इम्पोर्ट कितना जाएगा आप 50,000 था, ठीक है, अब डिवाइड करते हैं किससे 4 से, ठीक है, इससे आप डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा आपका 12,500 के आसपास आएगा, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशों को भेजे गए उपहार व प्रेषण भुगतान संतुलन किस पक्ष में शामिल किया जाता है, तो ये आपका चालू और डेबिट खाते के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहचान कीजिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सत्य है, तो इसमें आप कह सकते हैं कि जो आपका एमपीसी होता है और एमपीएस जो होता है वो 1 के बराबर होता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी स्थिति जहां एक सक्षम व्यक्ति वर्तमान मजदूरी दर पर कार्य करने का इच्छुक नहीं होता वह स्थिति क्या कहलाती है, तो ये जो होती है आपकी वो होती है ऐच्छिक बेरोजगारी, ठीक है, वो खुद काम करने के लिए तैयार नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे ऐच्छिक बेरोजगारी कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बुक देखते हैं, अगली बुक आपके भारतीय अर्थशास्त्र, ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। अंग्रेजों ने भारत के आयात निर्यात पर एकाधिकार नियंत्रण बनाए रखा था जबकि कुछ अन्य देशों से, तो कुछ ऐसे देश थे जिनके साथ अनुमति थी कि वो आयात निर्यात कर सकते थे, चीन था, सिलोन था या पर्सिया, तो देखिए तीनों देश जो थे वो भी अंग्रेजों के ही नियंत्रण में थे, तो इन तीनों से ये लोग व्यापार किया करते थे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1965 में माओ ने प्रारंभ किया था जिसके अंतर्गत छात्रों और पेशेवरों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने तथा सीखने के लिए भेजा जाता था, तो कौन सी नीति अपनाई थी चीन ने, जिसके तहत वो जो भी पेशेवर लोग थे उनको गांव में भेजते थे ताकि वो वहां के लोगों को सिखा सके कि भाई किस तरह से खेती वगैरह की जाती थी, ठीक है, तो ये महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति के जरिए किया गया था, ठीक है। उस वैकल्पिक विपणन चैनल की पहचान कीजिए जो मुख्यतः पंजाब हरियाणा व राजस्थान में संचालित है, तो अपनी मंडी जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ये संचालित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए, तो देखिए स्वतंत्रता उपरांत भारत ने समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाई थी, तो भारत ने स्वतंत्रता के उपरांत समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं अपनाई थी बल्कि मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई थी, तो भारतीय आर्थिक नियोजन को पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से लागू किया गया था, ये सही है। भारत सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत भूमि सुधारों को लागू किया गया था, नहीं, कृषि क्षेत्र के अंदर। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट के लिए औद्योगिक क्षेत्र नीतिगत पहल जिम्मेदार थी, तो ये भी गलत हो जाएगा, इसका आंसर आपका जो हो जाएगा वो बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1978 में चीन में प्रारंभ किए गए आर्थिक सुधारों के अंतर्गत विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए किसकी स्थापना की गई थी, तो इसके लिए आप देखेंगे विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए गए थे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्र भारत, चीन व पाकिस्तान है, तो इन तीन राष्ट्रों में आप देखेंगे चीन का घनत्व आपको सबसे कम देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और आंसर दीजिए, तो औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण बलपूर्वक दमनकारी रूप से प्रारंभ किया गया था, सही बात है भाई, जबरदस्ती कराया गया था। खाद्य फसलों के उत्पादन को लागू करने के पीछे अंग्रेजों के दोहरे उद्देश्य थे, तो खाद्य फसल नहीं बल्कि वो व्यावसायिक फसलें लागू करने के लिए दोहरे उद्देश्य लेकर आए थे, ठीक है, तो ये वाला जो है आपका सही है, ठीक है, और ये जो है जो देख रहे हैं आप गलत है, ठीक है, तो इसका मतलब एक जो सही है दूसरा जो आपका असत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, अभिकथन और कारण नीचे दिए गए विकल्पों के सही उत्तर दीजिए, तो मानव पूंजी का बाजार में व्यापार नहीं किया जा सकता जबकि इसकी सेवाओं का व्यापार किया जा सकता है, सही बात है भाई, जो व्यक्ति होता है उसकी सेवाओं को आप यूज कर सकते हैं। मानव पूंजी अमूर्त प्रकृति की होती है, ठीक है, क्योंकि अमूर्त होती है इसीलिए तो हम भाई उसको एक सेवा और के रूप में ही तो यूज कर सकते हैं ना, ठीक है ना, उसको ऐसे नहीं बाजार में खरीदा बेचा जा सकता है, बस उसके जो भी काम है उनकी जो सेवा है उनको खरीदा और बेचा जा सकता है, तो ये दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को कृषि उत्पादन से विविधीकरण के वैकल्पिक स्रोत के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बागवानी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में लागू किए गए डैश उपाय से जनसंख्या के साथ साथ लिंगानुपात में भी गिरावट आई थी। तो ये जो थी एकल संतान की नीति जो अपनाई गई थी चाइना द्वारा, उनकी जनसंख्या बढ़ गई थी, तब लिंगानुपात में आप देखते हैं भारी गिरावट आई थी। ठीक है, तो पहचान कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृषि विपणन प्रणाली के असत्य घटकों के युग्म को दर्शाता है। संयोजन, भंडारण, प्रसरण, पैकेजिंग। सबसे पहले उत्पादन, संयोजन, प्रसंस्करण और ग्रेडिंग। ठीक है, तो ये वाला जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और व्याख्या सही है या नहीं बताना है हमें। तो अभिकथन और कारण वाला है, चीन ने अपने नागरिकों के लिए अतिरिक्त सामाजिक आर्थिक अवसर उत्पन्न कराने के लिए बाजार तंत्र का उपयोग किया। ठीक है, सरकार द्वारा सामाजिक आधारित संरचना के निर्माण में चीन में मानव विकास संकेतकों में सकारात्मक परिणाम दिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, यानी जो कारण देख रहे हैं आप दोनों सत्य हैं, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा। तो ये दोनों चीजें सही हैं लेकिन ये व्याख्या गलत है इसकी। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में विनियमित बाजार के असत्य उद्देश्यों की पहचान करनी है। ठीक है, तो कृषकों को उनके उत्पादन का सर्वोत्तम मूल्य दिलाने के लिए विपणन प्रणाली को कुशल व प्रभावी बनाना, ये तो सही चीज है। ठीक है, कृषकों के लिए विपणन बुनियादी ढांचों में सुधार को हतोत्साहित करना, ये गलत हो जाएगा। कृषकों का शोषण रोकना, ये सही चीज है। कृषकों को उनकी उपज की गुणवत्ता व मात्रा में सुधार के लिए हतोत्साहित करना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो आपका दूसरा और चौथा वो गलत है, यानी डी जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। तो 1991 के आर्थिक सुधारों ने सभी क्षेत्रों के लिए एक साथ विकास पथ का निर्माण किया। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, एक साथ नहीं किया गया था। 1991 के आर्थिक सुधारों में कृषि क्षेत्र में तीव्र वृद्धि दर सुनिश्चित की गई थी, दोनों ही गलत है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट है, भूमि स्वामी रोहन वर्ष में केवल 2 साल फसल उगाता है, वह 8-9 महीने कार्यरत रहता है तथा शेष वर्ष में बेरोजगार। तो वर्ष के बाकी महीनों में रोहन बेरोजगारी सामना करता है, तो वो कौन सी बेरोजगारी कहलाएगी, वो मौसमी बेरोजगारी कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या 1991 तक भारत की आर्थिक योजना के अंतर्गत अपनाई गई आर्थिक नीतियों की विशेषता नहीं थी। तो आयात प्रतिस्थापन लगाया गया था, आत्मनिर्भरता थी, विदेशी पूंजी का अप्रतिबंधित प्रवाह, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, भूमि सुधार भी हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जब नियमित किया, तो कितने वर्ष के आयु के बच्चों को शामिल किया गया इसमें, तो आप देखेंगे जो 6 से 14 साल के बच्चों को शामिल किया गया था। ठीक है, तो मानव पूंजी से केवल व्यक्तियों को लाभ होता है, समाज को नहीं। कथन पहला, समाज के रूप में मानव पूंजी में निवेश से सकारात्मक बहताएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ये पहला तो आप देख रहे हैं गलत है, ये दूसरा जो है वो सही है। ठीक है, तो दूसरा जो है वो बिल्कुल सही है, यानी आप कह सकते हैं कि कथन ए जो है आप कह सकते हैं सत्य है और कथन दो जो है वो सत्य है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, किसी क्षेत्र के अति निर्भरता कम करने के लिए विविधीकरण के विकल्प का चयन आवश्यक है, दिए गए कथन के संदर्भ में विविधीकरण में शामिल है। तो देखिए, फसलों के ढांचे में परिवर्तन, ये भी विविधीकरण है। कृषि संबंधी गतिविधियों में कार्यबल का हस्तांतरण, ये भी विविधीकरण है। गैर कृषि क्षेत्र में कार्यबल हस्तांतरण, ये भी विविधीकरण है। ठीक है, तो इसके आंसर अगर आप देखेंगे तो तीनों सही है। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, वही कभी अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है। तो चीन की जीवन प्रत्याशा विश्व में सर्वाधिक है, तो ये गलत है। भारत में मातृ मृत्यु दर चीन की तुलना में अधिक है। ठीक है, तो ये तो बात सही है, यानी कि अगर चीन के कॉन्सेप्ट में देखें तो अभिकथन ए असत्य है, लेकिन आर जो है लेकिन कारण जो आर है वो सत्य आपको दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के चरणबद्ध विधि में सुधार किए गए थे तत्पश्चात, यानी चरणबद्ध तरीके से उन्होंने अपने आर्थिक सुधार किए, तो दूसरे चरण में उन्होंने किस पे जोर दिया था, तो दूसरे चरण में उन्होंने औद्योगिक पर जोर दिया था। ठीक है, उद्योगों पर, पहला कृषि था, दूसरा उद्योग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय वैश्विक आर्थिक समूह का सदस्य नहीं है, तो भारत जो है वो G7 का सदस्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रीय योगदान के संदर्भ में भारत की अर्थव्यवस्था डैश क्षेत्र पर अधिक निर्भर है, तो तृतीय क्षेत्र पर आप देखेंगे भारत अधिक निर्भर है। ठीक है, ब्रिटिश शासनकाल के अंतर्गत कृषि का व्यवसायीकरण 1875 और 1900 के मध्य लगातार अकाल के लिए जिम्मेदार था, सही बात है। ब्रिटिश शासन में भारत ने खाद्यान्नों का निर्यात प्रारंभ किया, तो ये दोनों चीजें जो हैं वो सही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय किया गया खाद्यान्न बफर स्टॉक के रूप में रखा जाता है, बिल्कुल सही। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमआरपी कृषकों की कृषि उत्पादन मूल्यों में किसी तेज गिरावट से बचाव के लिए करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका आप देखेंगे आंसर दोनों सत्य हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। आयात प्रतिस्थापन विदेशी मुद्रा बचाने के लिए उपयुक्त रणनीति थी, सही है। लाइसेंस नीति ने क्षेत्रीय असमानता सुनिश्चित की थी, ये भी सही है। रूसी आर्थिक मॉडल भारतीय आर्थिक प्रणाली का आधार था, ये गलत है, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई थी। तो रोजगार सृजन के लिए लघु स्तरीय उद्योग आवश्यक उपकरणों में से थे, ये भी सही आंसर है। ठीक है, यानी इसका आप देखेंगे सी जो है वो गलत है। जल
लघु जल विद्युत संयंत्र पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि वे केवल स्थानीय क्षेत्रों के लिए विद्युत उत्पन्न करते हैं, सही बात है। वे भूमि के उपयोग ढांचे को परिवर्तित नहीं करते, ये भी ठीक है। वे बारहमासी धाराओं पर निर्भर होते हैं, ठीक है। तो सही विकल्प इसमें क्या हो जाएगा, तीनों सही विकल्प हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चीन का ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान डैश पर केंद्रित था, किस पे था, तो वो क्या करना चाहते थे, वो व्यापक आप देखेंगे वो औद्योगिकरण करना चाहते थे, इस वजह से, ठीक है। सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया स्किल इंडिया कार्यक्रम भारत में डैश को बढ़ाने का एक प्रयास था, तो क्या करना चाहते थे वो, भारत में मानव पूंजी निर्माण और आगतों का कुशल उपयोग, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। तो वो ज्यादातर सोचते थे कि भाई व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ाकर अपर्याप्त विस्तार किया जाए, ठीक है। तो ये उनकी सोच थी, ठीक है। तो ये तीनों नहीं होंगे, उनकी सोच ये थी भाई व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ाकर अपर्याप्त जो है विस्तार किया जाए, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथन के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। 1966 से 76 के मध्य माओ इस आंदोलन का आरंभ किया था जिसके अंतर्गत छात्रों पेशेवरों को कार्य करने के लिए चीन के ग्रामीण इलाकों में भेजा गया था, ठीक है। तो ये आपको पता ही है, महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति थी, उसके अंतर्गत किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत व पाकिस्तान दोनों में सेवा क्षेत्र विकास के प्रमुख स्रोत के रूप में बढ़ रहे हैं, सही है। भारत के पड़ोसी देशों में चीन की जीवन प्रत्याशा दर सबसे अधिक है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों ही सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। वे श्रमिक जो अपने नियोक्ताओं के स्थायी पेरोल पर नियुक्त होते हैं कौन से श्रमिक कहलाते हैं, तो नियमित श्रमिक है, क्योंकि पेरोल पर उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार विहीन समृद्धि बेरोजगारी को उत्पन्न करती है क्योंकि, इसमें आप देखेंगे भाई विकास प्रौद्योगिकी के कारण ज्यादातर काम मशीनों से होने लग जाता है, तो इसलिए जहाँ पे जो व्यक्ति होते हैं, मनुष्य होते हैं, वो बेरोजगार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक विशेष फसल के बजाय विविध प्रकार की फसलों के उत्पादन को क्या कहा जाता है, तो ये होता है फसलों का विविधीकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा 1951 में की थी, ठीक है। भारत पाकिस्तान व चीन ने आर्थिक नियोजन को अपनी मुख्य विकास रणनीति के तौर पर अपनाया था, ये बिल्कुल सही है, दोनों सही है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई कमेंट है तो जरूर करें। धन्यवाद।